चलिए, तो 92 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 93 सॉल्व हो गया। ठीक है, 94, 5, 6, 97, 8, 97। देखें ध्यान से, चतुर्भुज एबीसी में बी समकोण बी कोण का अंतक समद्विभाजक रेखा सी का बाह्य द्विभाजक रेखा के बीच कोण। एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी में बी का इंटीरियर बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ये एंगल सी है, इसका यहां बाइसेक्टर और इस वाले का यहां एक्सटीरियर बाइसेक्टर। जब मिलाए जाते हैं तो एक दूसरे को डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया एक्सटीरियर और यहां ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया इंटीरियर। तो आपसे कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं डी पर। एंगल बीडीसी का जो मान है, बीडीसी का जो मान है वो आपको 80 डिग्री दिया गया है। द एंगल बीडीसी इक्वल्स टू 80 डिग्री। आपसे कह रहा है कि एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमने आपको कई बार बताया कि यहां पर ये जो एंगल होता है उसका ये आधा होता है। तो अगर आधा होता है तो इस कंडीशन में सिंपली अगर ये 80 डिग्री है तो ये अपने आप 160 डिग्री रहा होगा। आंसर इज सी। ठीक है, नाइन्टी थ्री देख लीजिए। उससे पहले क्या है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का द्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। ट्रायंगल एबीसी, बातचीत नहीं करी बस। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का द्विभाजक बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी। एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पर मिलता है। ये थीटा थीटा हो गया मान लो, बीसी को मिला डी पर, तो एबीसी के परिवर्त को ई पर मिलता है। जबकि एबीसी के परिवर्त को द सर्कम सर्कल सेंटर पर जब मिलता है तो मिलता है ई पर। आगे आपसे कह रहा है यदि ए बी बराबर 3.5, ए बी इज टू ए डी, ए बी इज टू ए डी बराबर 3:5 हो तो ए इज टू ए सी का मान ज्ञात करो। हम सभी जानते हैं कि अगर यहां से इसको मिला दें तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा अपने आप अल्फा होगा। एंगल ऑन द सेम आर्क, तो ये सेम आर्क से इस वाले से देखिए, ये एंगल अगर अल्फा हुआ तो ये एंगल अपने आप अल्फा हो जाएगा। ठीक, अगर आप इस बात से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये तो गिवन हो गया। ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई सी। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ए ई सी। क्यों? एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इसके बराबर, और थर्ड वाला एंगल देखेंगे तो थर्ड वाला एंगल अपने आप थर्ड के बराबर। समझ में आई बात? नहीं आई? बात एकदम क्लियर है। तो इस परिस्थिति में ट्रायंगल ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होगा तो संगत भुजानुपातिक, तो फाई के सामने ए बी, इस वाले में फाई के सामने ए ई, इसी तरह अल्फा के सामने ए डी, इस वाले में अल्फा के सामने ए सी। अब ये आया, इसको इस तरफ ला सकते हैं, इसलिए ए बी अपॉन ए डी दैट्स इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक, अब क्योंकि ए बी अपॉन ए डी बराबर हमें कितना दे रखा है 3:5, इसलिए हम सिंपली कह भी पाएंगे कि ए अपॉन ए सी इसके बराबर ही है। तो ए अपॉन ए सी अपने आप 3/5 हो जाएगा। आंसर इज 3:5।
जल्दी नोट करें। ठीक, 93, 96, 5 तक कोई और बचा है तो डाउट बताओ। अप टू 95, 96, 7, 8, अप टू 98, 99, नहीं, 100, अप टू 100 किसी कोई डाउट है? 100 तक नहीं, 101, 2, 102, 102 नंबर क्वेश्चन देखें। दिए गए चित्र में अच्छा सवाल है। एबीसीडी की स्क्वायर है, ये मानते हुए कि संभावित रूप बना हुआ है ईसीडी इक्विलेटरल एंगल डीईएम का मान ज्ञात करो। एंगल डीईएम इसका मान पूछा गया। अब अगर ध्यान देंगे तो हम ये जानते हैं कि ये आपका स्क्वायर है, इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा का ए होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसकी भुजा ये चाहे ये सबको ए कहा जाता है, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये एक इक्विलेटरल है और ये तो ए है ही है पहले से, इसे इनको भी ए होना पड़ेगा। तो जितनी भी आउटर साइड्स दिख रही हैं वो सब ए के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि पहले वो स्क्वायर से ए, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और देखेंगे। बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल, स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, इसलिए इन सबको ए होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए तो ए हो गया, तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्थिति बनी। थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं सर, देखेंगे हम। तो यहाँ पर सिंपली ध्यान देना, ये स्क्वायर है तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा? तो क्या ये 60 डिग्री होगा और स्क्वायर से ये वाला पार्ट 90 डिग्री होगा? तो अगर हम ध्यान दें, इस तरह से ये आपका ई है, ये सी है, ये बी है, तो इस तरह ध्यान दिया है तो यहां पर ये वाला जो एंगल है वो आपका 150 डिग्री होगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसलिए इन दोनों को अभी आइसोसेलेस की स्थिति होगी। वहां देखो आप, ए दिखा या नहीं दिखा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तो इस स्थिति में ये वाला जो 150 होने के बाद ये 15 डिग्री और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री। नॉर्मली ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक, ये 15 डिग्री हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ एंगल डीईएम। जब डीईएम की बात पूछी गई तो ऐसी परिस्थिति में सिंपली देखेंगे हम, तो ये एंगल अगर आपका यहां पर 15 डिग्री है और ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हो, तो ये पूरा अपने आप में 60 डिग्री होगा ही होगा। तो 60 डिग्री से 15 डिग्री घटाओ, कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो आंसर आपका सिंपली आ जाएगा 45 डिग्री। जो डीईएम है वो आपका 45 डिग्री होगा। आंसर नंबर ए नोट कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 103, 4, 104 देखें, 3 देखिए। ट्रायंगल एबीसी में एंगल जो बी है 120 डिग्री करके उसकी भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात करो। तो
ये बी है, ये आपको 120 डिग्री दिया गया है, और तो उसकी भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात करो। इसमें ए बी सी इस तरह से है, तो यहाँ पर ए के सामने भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी मान लीजिए। ठीक, तो अगर आप सिंपली यहाँ पर पढ़ा लें पीछे, ठीक है, ये कॉस रूल लगा दो। कोण और भुजा के बीच संबंध कॉस रूल बताता है। तो बाई कॉस रूल cos 120 इक्वल्स टू cos 120। तो आपको याद हो कॉस रूल के साथ लिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, सामने वाला माइनस, तो आपके सामने आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। cos 120 की वैल्यू -1/2, ये आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसी परिस्थिति में सिंपली देखा जाए तो ये इससे एलिमिनेट किया जाए, ये आपका ac माइनस का बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इस तरह बाकी उस तरह, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो आंसर नंबर ए। वन 103 4 5 6 7 106 किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 14√3√13 इस तरह दी गई। कह रहा है उस सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण सबसे छोटी भुजा के सामने होगा, तो 7√13 4√3, तो इसका मतलब जो है √13 सबसे छोटी भुजा होगी। देखिए तो √13 सबसे छोटी भुजा होगी, मान लेते हैं कि ये आपका थीटा है और ये आपकी √13 सबसे छोटी भुजा है, और ये आपका 4√3 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ठीक, तो जब किसी एक एंगल की बात की जाएगी तो फिर घूम के वहीं आएंगे कॉस रूल का प्रयोग। तो अगर हम कॉस रूल का प्रयोग करें तो आपके सामने आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 7 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, है ना, 7 स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस √13 स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 4√3। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी कंडीशन में cos थीटा इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर माइनस √13 स्क्वायर। तो आप cos थीटा की वैल्यू बराबर, फिर ये आपका 7 स्क्वायर प्लस 48 माइनस 13 अपॉन ये आपका 56√3, सही है? अरे बोलो, ये आपका 642 है ना, 42 अपॉन 56√3, 6 ये आपका 8, ये 3 ये आपका 2, √3/2। अगर √3/2 आया तो cos थीटा बराबर, अगर √3/2 पाया गया तो ये कब होगा, cos
30 पे, तो cos 30 के √3/2 होती, तो इसका मतलब जो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आंसर। ठीक नहीं है, सिंपली कॉस रूल लगाया है। कॉस रूल क्योंकि हमें सबसे छोटे एंगल के सामने भुजा चाहिए थी, सबसे छोटा एंगल चाहिए, तो सबसे छोटा एंगल वही होगा जो सबसे छोटी भुजा के सामने होगा। तो तीनों भुजाओं को ऑब्जर्व किया, सबसे छोटी हमें ये नजर आई। क्या अच्छा गलत हो गया, कितना है सॉल्व हो गया 49 + 48 - 13 कैलकुलेशन, ये आपका 50 क्या ये 56√3 तो ठीक है। ये टोटल कितना है 50 84/56√3। ये सेम कैसे आया फिर, कुछ गड़बड़ था, मतलब दो गलतियां की होंगी। ठीक है सही है। तो बस फिर वही बात यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा cos 30 को, तो आपका थीटा बराबर 30 पे कोई गलती हो गई होगी, नोट करिए जल्दी। आगे बढ़ते हैं, 106 के बाद 107, 107 क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर कोई बिंदु P है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी की भुजा AB पर कोई बिंदु P है, इस प्रकार एंगल ACP और ABC बराबर है, ये थीटा हो गया, तो ये भी अपने आप थीटा हो गया। AC का मान 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका CP 12 सेंटीमीटर है, CP 12 सेंटीमीटर दिया गया, BC 15 दिया गया। वैल्यू ऑफ AP पूछी गई, तो ये पूछा जा रहा है। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर हम ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC कहें या उसको सिद्ध करें, तो कोई प्रॉब्लम आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ देखिएगा ACP में अगर ये थीटा है, तो ये थीटा इधर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, और ये एंगल तीसरा, अगर ये अल्फा है तो तीसरा ये भी अल्फा होगा। ठीक, यहां पर सिंपली देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में यहां पर थीटा के सामने कितना है AP, जो कि x है, और यहां पर कॉमन के सामने इस वाले में बार थीटा के सामने इसमें x है, इसमें थीटा के सामने 9 है, फिर कॉमन के सामने इसमें 12 है छोटे वाले में, और बड़े वाले में कॉमन के सामने 15 है। सॉल्व फॉर AP, दैट्स ऑल। सिमिलरिटी सिद्ध करने में कोई दिक्कत आ रही तो हाथ उठाओ। पढ़े आगे, 108, 9, 10, 11, 12, 1012। देखें ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज ABC में AB B 5 है, AB का मान 5 है, B का मान भी 5 है,
ये आपको 12 दी गई है, कह रहा डी बी सी पर लंबाई डी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो आपसे कह रहा है कि आप बताएं कि डी की लंबाई कितनी होगी। बड़ा सिंपली देखें, ये आपका 12, ये 5, तो ये अपने आप राइट एंगल से 13 हो जाएगा। ठीक, ये 5, ये 13, तो कितनी हो जाएगी 8। समझ में आया? सही है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये वाला कॉमन हो जाएगा, और ये वाला थीटा, तो ये भी थीटा। थर्ड एंगल उठा के सिमिलरिटी लगा देंगे, तो कॉमन के सामने डी, इसमें कॉमन के सामने 5, ठीक, थीटा के सामने 8, इस वाले में थीटा के सामने 12, सॉल्व फॉर डी। नहीं है? ज्योमेट्री ऐसी होती है, हर एक सवाल धीरे 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 तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सामने आते जाए, बनाते जाओ, है ना। जब आप अंत में जब आप ज्योमेट्री के, हमने आपसे पहली क्लास में कहा था कि ज्योमेट्री हर दिन लगेगा नहीं आता, लेकिन जब कंप्लीट करोगे तो लगेगा नहीं वास्तव में सीख लिए। ठीक, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी क्वेश्चन हैं हर तरीके से आपके सामने आ जाए, तो फिर दिमाग चलने लगता है। फिर क्या कोई नया क्वेश्चन आएगा हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई यूनिक क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन कंडीशनल होती है। कंडीशनल क्वेश्चन हम आदमी अर्थमेटिक में नहीं सॉल्व कर पाता, तो कोई कंडीशनल क्वेश्चन, कोई स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बना तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी हम लगभग सारे क्वेश्चन बनाने लगते हैं। फिर तो एक एक क्वेश्चन, जैसे सिमिलरिटी, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन हम बार बार लगा रहे हैं आपके सामने, जब इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर हो, तो हमने प्रूवमेंट 2 बार भी, जब सीधा फिगर हुआ करता था, ये वही है जो देखो ध्यान से, ये वाला इधर के बराबर, याद है? 12 के बाद 13, देखो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की अभिलंब और आधार का अंतर 12 है, 17 है। किसी समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आधार, ये परपेंडिकुलर और आधार का अंतर 17 है, कर्ण की लंबाई 25। अभिलंब मतलब ये है, कर्ण की लंबाई 25। अगर ट्रायो के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए, तो अगर ये 25 है, तो ये 24 और ये 7 हो सकती है। और हमने देखा कि परपेंडिकुलर इसको कहा गया है और आधार बेस इसको कहा गया है, तो इनका जो अंतर है वो 13 है, 17 है, और क्वेश्चन भी 17 ही बता रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल कहलाता है। हमने सोचा और चेक किया, हिट किया, ट्राई किया, आ गया। तो जब हमने ये हाइपोटेनस को 25 पाया, तो 25 तो 24 7 से इसने राइट एंगल बना लिया, और जिसमें वो परपेंडिकुलर और बेस में वही अंतर शो कर रहा है जो क्वेश्चन हमको एग्जैक्टली दे रहा है। तो 24 और 7 का अंतर हमें यहाँ पर 17 मिल रहा है, और क्वेश्चन भी 17 कह रहा है। अब कह रहा है तो आधार और लंब, अभिलंब नहीं है, बेसिस मतलब आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर का सम, तो बेस प्लस परपेंडिकुलर का सम आपसे पूछा गया, तो 24 + 7 31। यहाँ पर उनमें हमारी ये बात जरूर आती कि अगर रिटन ट्रायल का इस तरह केस ना मिला होता तो हम कैसे करते? तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते। ठीक, जो कैलकुलेटिव होता, जैसे अंतर दिया गया कि भाई 17 का है, तो हमने कहा ये x होगा, ये x + 17 होगा, ये 25 सही है। पाइथागोरस थ्योरम ला के x का मान निकालते, थोड़ा टाइम लगता, निकलता जरूर। ठीक, थर्टीन के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
फिर दिए गए चित्र में AE, ED, BD, DC का अनुपात 2:3 दिया गया। AC जो है 760 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो कि अनुपात बताओ, वैल्यू बताओ AF की। आपको दिया गया AE अपॉन ED बराबर BD अपॉन DC। ये आपको दिया गया 2:3, 2:3, ठीक है। BD और DC, BD और DC ये भी दिया गया 2:3। अब आपको AF की लंबाई चाहिए। एक तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया है फ्रॉम ज्योमेट्री में, जो कि हाई स्कूल तक नहीं होता है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने आपको नहीं सिखाया, होल्ड किया था कि जब थोड़ा आप सीख जाएंगे किसी क्वेश्चन पहुंचेंगे तो वो इस प्रश्न में काम आता है। लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री जब तक नहीं पढ़ी तब तक कैसे करें वो सीखिएगा। ठीक, कहीं लिख लीजिएगा मास पॉइंट ज्योमेट्री। हम एक दिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे उस पर, जब आधे घंटे का पूरा टॉपिक है मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो अभी क्वेश्चन में मार्क करिएगा कि इसको मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी करना है, तो कैसे करेंगे वो सिखाएंगे। अब यहाँ वापस आइए, तो इसको नॉर्मली हम अभी करने वाले कैसे करेंगे। यहाँ से कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करेंगे, इसके पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। और आपको याद हो ट्रांसवर्सल सेगमेंट कॉन्सेप्ट या थ्रस्ट थ्योरम की स्थिति, ये पहले ड्रॉ किया। ये अगर x अपॉन वाई है तो ये भी x अपॉन अनुपात, याद है। अब देखो जरा ध्यान से, ये पहले ड्रॉ किया। अब जरा देखो FCB, FCB देखो 3:2, तो 3:2, सहमत है, वेरी गुड। अब दोबारा देखो, ये इसके पैरेलल है, हमने पैरेलल ड्रॉ किया ना भाई। अब देखो ADM, ADM 2:3, तो 2:, तो मतलब FM को इधर से 3:2 आ रहा है, उधर से 2:3 आ रहा है। FM कॉमन है, A:B, B:C, तो एक कॉमन वाले बराबर कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो इसका किसका, 2 का, और इसमें यहां आ जाओ, AF is to FM बराबर 2:3। आओ देखो ध्यान से, CM is to FM 3:2। अब FM बराबर, तो यहां मल्टीप्लाई करो 2 का, यहां मल्टीप्लाई करो 3 का। ठीक, तो आप पाओगे AF रेशियो FM 4:6, CM रेशियो FM 9:6। तो इन दोनों को मिलाओ और पाओ AF is to FM is to CM बराबर 4:6:9। नहीं है। अब दोबारा फिगर को फिर से मार्क करो, ABC, ये आपकी लाइन दी गई थी F, ये आपका पॉइंट हो गया था D, ये आपका पॉइंट हो गया था F, और ये एक बीच में पॉइंट हमने M अपनी जरूरत के लिए पैरेलल ड्रॉ किया था। तो इससे हमने सिद्ध किया क्या कि भाई AF 4 है, FM 6 है अनुपातिक, और ये 9 है। पूरा AC बराबर 760 सेंटीमीटर। पूरा AC रिप्रेजेंट करेगा कितना, 6 4 10 19, 19 बराबर 760। आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ किसकी, AF पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है, 19 बताया जा रहा है, इंटू 760, दैट इज 40, तो 160 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया। ठीक, नोट करने के बाद हेडिंग डाल लेंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री अभी सिखाएंगे। तो मैक्सिमम रिपोर्ट सीजल 2022 मेंस 350 नंबर, 390 में 350 नंबर भी सूचित किए गए हैं।
इसका मतलब है किया कुछ भी जा सकता है। नहीं समझे? 2022 इसका भी रिजल्ट अभी तो पेंडिंग है। 21 में वैसे रैंकिंग हम लिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन 170 नंबर रैंक आई राजकमल की, 343 नंबर शोभित को, ऐसी रैंक्स भी मिली। लेकिन रैंक लिख देने से लास्ट टाइम फील किया गया कि सिलेक्टेड बच्चों ने आपस में बात की कि अब एक ही पद पा के रैंक में फिर हमको ऐसा इन्फीरियरिटी लग रही, तो हम रैंक आप मत लिखे, हम नहीं लिखी, ठीक है, तो रैंक नहीं लिखना है, बता दिया आपको जानकारी के लिए। इसका ये मतलब होता है किया कुछ भी जा सकता है। नोट करो, मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़नी है। एक बार जान लगा दो, है कि नहीं? हाँ, अरे बिल्कुल, जल्दबाजी मत करो, लगे रहो सही से, नोट करते जाओ। बहुत सारी चीजें हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, तो आज उतनी बातचीत का समय नहीं है कि नहीं? लेकिन बस जान लगाने फिर कुछ और आसपास बचता नजर नहीं आता है। जब आप अपने कंपटीशन के लिए सीरियसली जान लगा रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है, ध्यान समझिएगा, महसूस होता है कि कुछ नहीं बच रहा, सब छूटा जा रहा है। छूटता नहीं है एग्जैक्टली, लग रहा होता है, तो भ्रम है केवल। क्योंकि अगर छूट जाता होता तो सिलेक्शन लोग क्यों ही लेते? देखो, वो छूटता, वो महसूस होता है जैसे सब छूटा जा रहा है, हम इनको भी टाइम नहीं दे पा रहे, इनको भी टाइम नहीं दे पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वो काम भी नहीं कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सब छूट रहा होता है। छूटता नहीं है, वो थोड़े समय का मिसबैलेंस है। वही तो गेम है, उसी गेम को तो बनाना चक्रव्यूह है। यही तो है कि क्या रणनीति आप ऐसे बनाओ कि आप फिर भी बैलेंस बने रहो। क्योंकि नोट करते जा रहे हो ना, ह्यूमन एक मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना? वो आपने 18 साल 15 साल 20 साल ऐसे एक माहौल में जिए होते हैं, तो एक दिन में कैसे अपने नेचर को कन्वर्ट कर लिया जाए कि एकदम आइसोलेट हो जाए? और होने का प्रयास करोगे तो अजीब सा लगने लगेगा। होने का प्रयास करो, एकदम सुबह शाम तक पढ़ने लो, कुछ मत करो, अजीब सा लगेगा, है ना? तो ये मैं पहले बता दूं, वो लगेगा अजीब सा, लेकिन एग्जैक्टली वो थोड़े समय के लिए है। और जो आपको लग रहा हो कि सब छूट जाएगा, हम जब लौटेंगे तो कोई कुछ मिलेगा नहीं। युद्ध करने जब सेना जाती है तो उसको लगता है जब लौटेंगे पता नहीं कोई मिले ना मिले, वैसे समझ लीजिए। ऐसा थोड़ी ना, तो युद्ध जब जीत के आएंगे तो फिर मिलेंगे सब, तो सब वहीं खड़े मिलेंगे, ठीक है? और साथ वो हैं जो इस दौड़ में जाते समय आशीर्वाद देते हैं कि विजयी होके आना, ठीक है? क्योंकि तो सभी को पता है ना कि मतलब यही आपका टाइम है, इसी में आपको बहुत बेहतर करना है। हो गया हेडिंग मास पॉइंट ज्योमेट्री, बहुत सरल तरीके से छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं ताकि आप इस तरह के प्रश्न कर पाए। देखो, हमने आपको जब मीडियंस, एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर, ये सारी बातें बताई थी, वहीं पर एक वर्ड लिखाया था सीवियन, याद होगा आपको? एक वर्ड लिखाया गया था सीवियंस, ठीक है? और हमने कहा था याद रखिएगा, आपको जब मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तभी काम आएगा, बाकी मुझे पूरी क्यों ज्योमेट्री में काम आता नजर नहीं आता। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर मतलब हम बड़े एग्जाम जैसे कैट जीमैट वगैरह को फाइट करना शुरू करें, SNAP करके एक एग्जाम होता है, उनको फाइट करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मास पॉइंट ज्योमेट्री का क्या गजब का रोल देखने को मिलता है। लेकिन फिर वही बात है, वो इतना डीप में जाओगे तो फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री अपने आप में 15 दिन का टॉपिक है, अपने आप में कम से कम 3-4 दिन तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाकर उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर चलो मास पॉइंट ज्योमेट्री बेसिक हम सीख भी लें तो क्वेश्चन जिस स्तर के बन सकते हैं उनको अगर देखा जाए तो उनके लिए अलग से पूरी पूरी एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक? लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री एक क्वेश्चन आज तक ऐसा पूछा गया था जिसको वास्तव मास पॉइंट ज्योमेट्री से ही किया जाए तो ईजी हो जाता है। वहां से मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये टाइम था CHSL 2016, तो CHSL 2016 में पे क्वेश्चन आया जो आपको आगे एक्सरसाइज मिलेगा, जिसने दिखाया कि अगर इसको हम किसी और मेथड से कर रहे हैं तो टफ हो रहा है, मास पॉइंट ज्योमेट्री होगा। तो उस दिन से ये डिसाइड हुआ कि मास पॉइंट ज्योमेट्री भी पढ़ लेनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन से आसान हो जाता है। बात समझ गया आप? तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मास पॉइंट ज्योमेट्री हटा दें तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस है, जैसे यही क्वेश्चन हमने कई स्टेप में आपको समझाया, अगर यही क्वेश्चन मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी 2 मिनट बाद हम करके दिखाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक? तो मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको याद होगा तो बेसिक ऑफ मास पॉइंट ज्योमेट्री, आप समझ लीजिए, हमें आपको जो मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ाऊं दैट इज द बेसिक ऑफ मास पॉइंट ज्योमेट्री। उसके जो क्वेश्चन है वो बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन है, वो आप करने लगेंगे।
आपका काम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको याद होगा कि जब आप हाई स्कूल में थे तो बैलेंसिंग एक टॉपिक हुआ करता था, घूर्णन, रोटेशन, और उसपे वो तराजू वाला कंसेप्ट आता था कि बल इधर लगा है, फोर्स इधर लगा हुआ है, और अगर बैलेंस है तो इसका मतलब है कि अगर तराजू बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है, कुछ याद आ रहा है? 1 मिनट पहले इस बात पे दी तो हम आपके आगे समझा पाएंगे। अगर ये तराजू बैलेंस है तो इसका क्या मतलब है, दोनों तरफ वेट बराबर है, वेट बराबर है, सही है, दोनों तरफ वेट बराबर है, सही है, नहीं सही, वेरी गुड। तराजू अगर ये 20 से ऐसे करके मान लो, लगभग लगभग मैं मान लेता हूँ ये बैलेंस है ऐसे यहाँ, तो क्या इसका अर्थ है कि इस तराजू पर दोनों तरफ वजन, तराजू हम उठाते हैं, बराबर है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तराजू हम उठाते हैं वो बैलेंस है, इसका मतलब है दोनों तरफ वजन बराबर रखा हुआ है, इसका क्या, इसका ये मतलब ना, गलत है, ठीक। इसका ये मतलब है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसे मुझे अगर इस स्टिक को बीचों बीच बैलेंस करना है, ठीक है, तो तराजू जो बनाई जाती है आपकी, जो तराजू, जो स्टैंडर्ड तराजू है उसको हम इस तरह बनाते हैं कि ये दोनों स्टिक की इधर इधर हिस्से बराबर होते हैं, बीच में पकड़ते हैं उसको। फिर अगर बैलेंस है तो दोनों तरफ बराबर वेट लटके हुए, लेकिन बैलेंस है तो दोनों तरफ बराबर वेट लटके हुए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमें इसको यहाँ बैलेंस करना है, सोचना, हमें इसको यहाँ बैलेंस करना है, हमने यहाँ 2 किलो लटका दिया, देखो बैलेंस है, वजन, कुछ वजन ही तो लगाया है, इधर कुछ फोर्स ही तो लगाया है, फोर्स लगाया, देखो बैलेंस है, फोर्स हटा लेंगे गिर जाएगी, नहीं है। बीचों बीच बैलेंस करना है तो दोनों तरफ बराबर, अगर इधर 2 किलो लगाएंगे, 2 किलो लगाएंगे, तो बीचों बीच वाली बात खत्म, वो तो स्टैंडर्ड बात हो गई। तो अगर किसी भी स्टिक्स को, किसी भी तराजू को, किसी भी छड़ को अगर हमें बैलेंस करना होता है तो हमें वहां फोर्स लगाना पड़ता है इस तरह से। अगर इधर 2 किलो लटका दे तो 4 किलो और बढ़ाना पड़ेगा। इसका क्या रीजन होता है, आपने ध्यान दिया, जब हम इधर नजदीक ले गए तो हमें और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब एक ट्रक वाला अपने बोल्ट को खोलता है तो एक लंबी सी रॉड लेता है और उस रिंच में, या जो भी उसका लगा रखा होता है, उस रिंच में उसको फंसाता है, फिर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और उस ट्रक के बोल्ट को खोल देता है। जबकि वो चाहे तो हाथ से नहीं खोल सकता, क्यों? क्योंकि वही फोर्स इस लंबाई के बढ़ने पर बढ़ जाता है। मतलब लेंथ इज इंपॉर्टेंट। फिजिक्स नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनना, कुछ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, पढ़ी तो जरूर होगी, कितनी याद है कितनी नहीं याद पता नहीं। हाँ, बड़ी सिंपल बात है कि नल से पानी भरना, वो हत्था बड़ा लंबा बनाया जाता है, अगर छोटा हो तो कहाँ पकड़ते, नजदीक पकड़ो कहाँ चला पाओगे, दूर से पकड़ो चला लेते हो, क्योंकि जो फोर्स तो उतना ही लगता है, लेकिन लंबाई बढ़ने पर फोर्स इंप्लीमेंटेशन ज्यादा हो जाता है। मतलब रिजल्ट, इस धुरी पर लगने वाला फोर्स, धुरी पर लगने वाला फोर्स आपके फोर्स और लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो जितनी लंबाई होती जाएगी प्रोडक्ट में उतना ही फोर्स बढ़ता जाए, रिजल्टेंट फोर्स उतना बढ़ता जाता है। जब किसी लकड़ी के बड़े भारी भरकम लट्ठे को उठाना होता है तो देखो कुछ लोग बल्लियां लेकर ऐसे ऐसे उठाते हैं उसको, ठीक। तो इस तरह से पत्थर को उठाना, हैंड पाइप का चलाना, बोल्ट को खोलना, चिमटे से रोटी को पकड़ना, प्लास का इस तरह बनाया जाना कि इधर लंबाई हो ताकि आप फोर्स लगाएं तो वो रिवर्स में जाके वहां इधर नजदीक करते हैं, उधर भी वो नजदीक हो जाता है, उस तरह प्लान किया था। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स के देखने को आपको मिले। मेन कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जिस जगह पर फोर्स आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस तरह उस जगह पर दिखने वाला रिजल्टेंट फोर्स आपके लगाए गए फोर्स यहाँ वजन होगा m1 और इधर वजन m2, ये लंबाई l1 और ये लंबाई l2। अगर ये मैं इसको बैलेंस मान लूं, अगर मैं बैलेंस मानता हूं तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए। फोर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड फोर्स ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। अगर ये बैलेंस है, और बैलेंस नहीं है तो हमारे काम का भी नहीं। तो बैलेंस है तब कुछ बता पाएंगे, बैलेंस नहीं तो पता नहीं कितना क्या आपने उठा के फेंका है, ठीक। तो इन द केस ऑफ बैलेंस हम मानते हैं कि m1 इंटू L1 दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू L2, ठीक। अगर ऐसा है तो फोर्स इधर साइड और फोर्स उस तरफ बराबर होगा। इस कंडीशन में हम पाते हैं कि L1 अपॉन L2 दैट्स इक्वल टू M2 अपॉन M1, ये हमें मिलता है। सरल भाषा में कह सकता हूं कि अगर स्टिक बैलेंस है तो लगाए गए वजन और इस केंद्र बिंदु से उस बैलेंस बिंदु से दूरी का जो अनुपात होगा वो रेसिप्रोकेट होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो L1 L2 M2 M1 तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ। जब आपको M1 M2 चाहिए होगा तो उसको पलटना पड़ेगा, L1 L2 चाहिए तो M1 M2 को पलटना पड़ा, नहीं है। इससे क्या समझा, L1 ऊपर तो M1 इधर, क्योंकि क्रॉस होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक। बोलो क्लियर है। जैसे मान लो ये स्टिक है,
यहाँ पर मैं कह दूं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो मजबूरन आपको अगर बैलेंस करना है तो इधर 5 किलो और इधर 2 किलो लटकाना पड़ेगा, अगर आप किलो में ही लटका रहे हो तो। और अगर आप इधर 50 किलो लटकाते हो तो इधर 20 किलो लटकाना पड़ेगा। मतलब ये लंबाई 2:5 तो वजन 5:2। अब देखो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, है फोर्स इक्वल, और तराजू बैलेंस हो जाएगी, 100% बैलेंस हो जाएगी। नहीं आया? कितने भी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे अगर मान लो अगर आपकी यहाँ ये 1:1 है तो 1:1 में कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 किलो लटका लो और इधर भी 1 किलो लटका लो। समझ में आ रही बात? अगला एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने यहाँ बैलेंस कर रखा है, इधर 5 किलो लटका रखा है, इधर 7 किलो लटका रखा है, और ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो तुरंत कहोगे भैया A:2 जो बी होगा वो 7:5 होगा, 7:5 होगा, 100%। कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे? तो लंबाई दी जाए तो वजन लटका लेंगे, और वजन पता चल जाए तो लंबाई का अनुपात बता लेंगे। बोलो सही है कि नहीं? कंफर्म है? अब आए ट्रायंगुलर केसेस, त्रिभुजाकार स्थितियां। अब त्रिभुज को बैलेंस करना, तो त्रिभुज में क्या किया गया, सीवियंस को क्रॉस कराया गया। जैसे एग्जांपल आपके सामने मान लो बना हुआ है, तो सीवियंस को क्रॉस कराया गया। सीवियन को क्रॉस कराने में तो ये माना गया कि सीवियन का क्रॉस पॉइंट अगर हमें बैलेंस कराना हो तो त्रिभुज में उनके बिंदुओं पर, उनके शीर्षों पर वजन लटकाना होगा। जैसे मान लो ये तराजू से, इस त्रिभुज को आपने तराजू से ऐसे पकड़ रखा है, ट्रायंगुलर करके स्टिक्स बंधी हुई हैं और उनको बैलेंस करना, तो इधर वजन लटका दोगे तो ये त्रिभुज ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाएगा इसे। तो इधर इधर अगर बैलेंस कर दो तो त्रिभुज सीधा होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। अभी आप स्टिक सीधी कर रहे थे, अब त्रिभुज को आप सीधा कर लो। त्रिभुज आपका बीचों बीच, जहां सीवियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। नॉर्मल ट्रायंगल ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर पॉइंट, उनका गुरुत्व केंद्र, उसका केंद्रक स्वयं होता है। लेकिन सीवियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर केंद्रक बनाना है, जैसे किसी भी एक समतल मतलब सिमिलर स्टिक्स का गुरुत्व केंद्र बीच में तो ऑटोमेटिक है ना भैया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बीचों बीच तो बैलेंस होता ही है। पेन को ऐसे करके बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर वो उसको हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बैलेंस करना है तो हमें फोर्स लटकाना पड़ता है। ठीक, तो ट्रायंगल मान लो एक आकृति है, उस ट्रायंगल को हमने उसकी सेवियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से रस्सी बांध के लटका लिया। ट्रायंगल दिख रहा नहीं दिख रहा? ये वाला देखो, ये ABC, और जहां ये कट कर रहा है ई पर बांधी रस्सी और टक पकड़ लिया ऐसे। ठीक, तो बैलेंस नहीं था क्योंकि वो सेंट्रॉइड तो है नहीं। सेंट्रॉइड होता तो बैलेंस होता, नहीं था तो हमने वजन लटकाना शुरू किया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, और वो वजन इस हिसाब से लटकाने होंगे कि ये रेशियो कितना है। इधर अगर लंबाई ज्यादा है तो इधर फोर्स कम लटका कर ही फोर्स ज्यादा मिल जाएगा, और इधर लंबाई कम है तो इधर फोर्स ज्यादा लटकाना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने ट्रायंगल को सीवियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर बैलेंस किया। ठीक, अब आते हैं प्रश्नों की स्थितियां, कुछ कुछ समझेंगे। इतना नोट करिए, सिर्फ 1 मिनट और जल्दी से। हो गया? अब देखो, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूं। हाँ, मास पॉइंट ज्योमेट्री किसी ट्रायंगल में लगाने के लिए कम से कम 2 सीवियंस की आवश्यकता होती है, एटलीस्ट 2 सीवियन, तभी तो हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर पाते हैं, नहीं तो स्टिक जैसा बन जाएगा। इसीलिए इसमें 2 सीवियन दी भी गई। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने बनाया, A B
ये मान लो हमने बनाया कि ये CV1 AD, ये आपका B इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो O। अब हमने आपको रेशियो दिया, फॉर एग्जाम्पल 2:1, ठीक है, 2:1, और यहां पर आपको दिया मान लो 3:5। ठीक, अब प्रश्न क्या बन सकता है, यहां पर प्रश्न बन सकता है कि BO अपॉन OE बताओ और AE अपॉन EC बताओ। ठीक, दो ही बिंदु बचे। अब देखो, दो जानकारी, दो CV1 चाहिए, दो CV1 होनी चाहिए और कोई दो जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे एक आपको ये पता थी, एक आपको ये पता थी। ठीक, तो इनमें वजन एज्यूम करने की बारी आई। ऐसा वजन एज्यूम करो ताकि बैलेंस हो जाए। यहाँ कुछ लटकाना होगा क्योंकि अभी ये हमारा ऊपर बैलेंस नहीं है। ध्यान सुनना, अभी ऊपर बैलेंस नहीं है, हम ऊपर बैलेंस करने के लिए वजन लटकाना शुरू करते हैं। तो वजन कितना कहाँ लटकाया जाए हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। वजन कितना कहाँ लटकाया जाए बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो वजन हम यहाँ मान लो कुछ भी लटका लेते हैं तो फिर हमें उसी हिसाब से बाकी जगह बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या डिसाइड करें, कैसे वजन लटकाएं? तो जैसे मान लो हमेशा ये डिसाइड करिए कि वजन जो स्टिक से तराजू हमने बनाई, मान लो यहाँ 10 किलो लटका हुआ एग्जाम्पली, और यहाँ 7 किलो लटका हुआ है, यहाँ कितना महसूस होगा? एक तराजू में यहाँ 10 किलो लटका हुआ है, यहाँ 7 किलो, उठाने वाले को कितना महसूस होगा? क्यों? बाकी कहाँ चला जाएगा? नहीं, इधर लटका हुआ 10 किलो, इधर लटका 7 किलो, उठाने वाले को कितना महसूस होगा? 17 किलो सीधे सीधे। काय का 12.5? 5 किलो का बटे वजन उठाना और 5 किलो इधर, 5 किलो लड़के ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कम नहीं, एवरेज नहीं हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ उठा रहे हो तो ना बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस है, वजन तो पूरा एक साथ, फोर्स ऊपर लगी रहा है, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर होगा, तभी तो रुकेगी वस्तु। फिजिक्स का सिंपल रूल है। अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ के रोक रहा हूं, इसका मतलब क्या, जितना मैं इधर लगा रहा हूं उतना इधर लगा रहा हूं। अगर मैं इधर फोर्स कम लगा रहा होता तो वस्तु इधर चली ना जाती। तो गुरुत्वाकर्षण से ही वजन बनता है। तो गुरुत्वाकर्षण से 17 किलो लटका हुआ नीचे और वो आपने तराजू पे रोक रखा है, इसका 17 किलो के बराबर वजन आपने रिवर्स लगा रखा है। सिंपल सी बात है। अगर ना लगाया हो तो नीचे ना गिर जाता। तो टोटल होता है, बीचों बीच हमेशा टोटल वेट आता है। चलो वापस आओ। यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो अब करना क्या है कि जब वजन एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन की दिक्कत आती है। हमने यहाँ लेट कर लिया मान लो कुछ भी, आगे वो 5 से और 3 से डिवाइड ना हो तो दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो हमेशा वजन एज्यूम करते समय हम उनके बीच में वजन एज्यूम करते हैं। एज्यूम आप कहीं भी कर सकते हैं, आपकी सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो वजन एज्यूम करते समय जब वजन लटकाना स्टार्ट करेंगे तो वजन लटकाना स्टार्ट करिए जहां से उन्होंने प्रतिच्छेदन किया है, किन्होंने, जिनका रेशियो पता है, क्योंकि उनको बांटना है आपको। भाई मान लो ये आपका 2:3 है और आपने वजन मान लिया 7 किलो। तो जब वो 2:3 बटना तो पक्का है, अब तो समझ गए होंगे। तो जब बटेगा तो बट ही नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। वापस आप ध्यान दें, स्टेप 1, जहां पर दी गई रेशियोज की सीवियंस या भुजाएं प्रतिच्छेद करें वहीं पर वजन मानना होगा। यहां पर प्रतिच्छेदन पॉइंट है उन साइड्स का, उन लाइन सेगमेंट्स का जिनका रेशियो हमें पता है। हमने कहा इसका रेशियो हमें पता है 2:1, इसका रेशियो हमें पता है 3:5। ठीक, अब हमें पता है जब हम यहां अगर जो वजन यहां लटकाएंगे वो हमें 3:5 में बांटना है। 3:5 में बांटना है ना, 5 वाला इधर जाएगा, 3 वाला उधर जाएगा। और ये स्टिक कह रही कि यहां जितना लटकेगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इस स्टिक को देखो, 2:1, तो वजन 1:2, तो यहां 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये कह रही है क्या कि हमें यहां बीचों बीच है, रेशियो में अगल बगल है, तो मतलब 3:5 में बटेंगे। इसका मतलब जो रेशियो है दैट जो वजन है वो ऐसा होना चाहिए जो 5:3 के अनुपात में बट जाए और 2 से डिविजिबल हो। 5:3 8, 8 से डिविजिबल हो जाए, और 2 से डिविजिबल तो 8 और 2 से डिविजिबल 2, क्योंकि सक्सेसफुली डिवाइड तो करना नहीं जो 16 मानो, एलसीएम लेना होता है।
अगर 16 मान भी लोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ कि लोएस्ट आप क्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर वजन आप मान लेंगे 8 किलो। ठीक, अगर 8 किलो है 3:5 में बटेगा तो इधर वजन हो जाएगा 5 किलो और इधर वजन हो जाएगा 3 किलो। 3:5 बटेगा 3:5 और बीच में 8। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो हाथ उठाओ। इस स्टिक को देखो, इस स्टिक के बारे में सोचो कि यहां पर वजन आपको 8 किलो महसूस करा रहा हूं मैं। 8 क्यों माना वो मैं बता चुका हूं। ठीक, महसूस करा रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि ये आपका 3:5 में, तो आपको पता है कि वजन जो है वो 5:3 में होगा और बीच में 8 किलो, तो क्या ये 5 किलो और ये आपका 3 किलो नहीं होगा? सही। इस स्टिक को देखो, इस स्टिक को देखो, ये स्टिक कह रहे यहां से 2:1, यहां पर वजन लटका हुआ है 8 किलो। आपको पता है कि जो ये ऐसा है कि 2:1 में तो वजन जो होगा वो वजन जो होगा वो 2:1 में लटकेगा। तो 2 बराबर 8 किलो तो 1 बराबर 4 किलो, मतलब यहां जो वजन लटकेगा वो 4 किलो लटकेगा। अब कोई बिंदु दिख रहा है जहां वजन लटकाना हमने? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये वाले बिंदु का वजन नहीं पता, देखो इस स्टिक को देखो, 4 3 7, यहां 7 किलो लटकेगा। और कहीं बचा? यहां बीचों बीच आओ, ये आपका ये वाला स्टिक देखो, 4 और 8 4 12 किलो। आपने कहा भैया इस स्टिक से निकाल लिया, यहां का इस स्टिक से क्यों नहीं निकाल लो? हमने कहा आप उस स्टिक से निकाल लो। पूरे ट्रेंगल का जो वेट। फिर आपने कहा नहीं भैया, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि त्रिभुज को मैं बीच में पकड़े हूं, तो त्रिभुज को अगर मैंने बीच में पकड़ा है तो जहां जहां कोनों का वजन होगा वो बीच में आएगा। हमने कहा बिल्कुल आएगा। देखो 4 5 4 3 7 5 12 किलो। ठीक, आपने कहा अगर इस स्टिक को देखा जाए तो यहां बराबर, हाँ बिल्कुल 8 किलो आएगा। तो अगर ट्रायंगल की इस स्टिक को देखा जाए तो ये भी 12 होगा। हाँ बिल्कुल है, देखो 8 और 4 12, बीच में है 12। तो सेंटर जहां पे आपने उसको बैलेंस कर रखा है, हर स्टिक पर वही वजन महसूस होगा और ट्रायंगल के तीनों कोनों का वजन भी अपने आप आएगा। आपको इतना सब समझने की जरूरत तो है, लेकिन झंझट दोबारा नहीं सोचना कि बीच में बैलेंस है। आप सिर्फ जो कर रहे हो वो सही से करना। हमने भी यहाँ 8 किलो जहां क्रॉस कर, ये सबसे ईजी होगा, इसीलिए इसी स्टेप से उठाया है। वैसे तो आप कहीं से भी शुरू हो सकते हो। सबसे इजी होगा कि जहां पर दी गई सीवियंस इंटरसेक्ट करें वहां का वजन मानो, तो कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आएगी। सोचो अगर आपने यहां 5 किलो मान लिया तो अच्छी बात, नहीं माना आपने कहा मान लो हमने यहाँ जो है देखा 1:2, यहाँ 1 किलो माना, 1 किलो जैसे माना तो यहाँ 2 किलो हुआ। अब 2 को 3:5 में बांटना है तो डेसिमल क्रिएट कैलकुलेशन आई। तो जहां पर दी गई सीवियंस या भुजाओं जिनके बारे में अनुपात दिया गया है वो प्रतिच्छेद करें, आप वहां कर वजन मानेंगे पहली बार। जब आप यहां वजन मान लेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होकर आप पूरी कहानी यहां तक पूरी कर लेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो हाथ उठाओ। कंफर्म है? अगर ये पूरी बात आपको सिंपली क्लियर है तो अब आ जाओ वापस देखो। ए रेशियो ईसी, ईसी ए चाहिए तो वजन इधर वाला जाएगा 3 किलो, रेशियो टू ईसी तो वजन उधर वाला 4 किलो, 3:2। नहीं आया? जिस स्टिक के बारे में वजन का उल्टा अनुपात, ए चाहिए तो वजन इधर वाला, ईसी चाहिए तो वजन उधर वाला। नहीं आया? हाँ ध्रुव, ए ईसी लेंथ का अनुपात M2:M1 अभी सिद्ध किया था 2 मिनट पहले। यहां आ जाओ, हमें चाहिए क्या? बीओ अनुपात ओई, बीओ अनुपात ओई। तो बीओ पहले तो इसका वजन इधर वाला आएगा 7 kg रेशियो टू ओई, तो अनुपात वजन इधर वाला 5, M2:M1 का नियम 7:5 का अनुपात। नहीं आया? 2 सीवियंस का दिया जाना अनिवार्य है। अगर एक सीवियन को हटा लो, डेटा चाहे कुछ भी दे दो, सॉल्व कैसे करोगे? शुरू ही नहीं होगा क्वेश्चन। इसीलिए 2 सीवियन का इंटरसेक्शन होगा तभी बन पाएगा। आई बात समझ? अब देखो ये वही क्वेश्चन है, सोचो देखो, देखो यहां जो दिया गया अनुपात था और वहां दिया गया अनुपात सेम नहीं लग रहा, मतलब डेटा मैनेजमेंट सेम नहीं लग रहा। देखो AE अपॉन ED 2:3 और BD/DC 2:3। ठीक,
अच्छा ये क्या, ए एफ इज टू ई सी, क्योंकि ए एफ इज टू एफ सी। अगर ए एफ इज टू एफ सी पता नहीं चलेगा तो हम ए एफ निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, यही तो टारगेट था। हमने दूसरे तरीके से भी 2 मिनट पहले निकाला। अब देखो मास पॉइंट ज्योमेट्री से, ये 2 ये 3 क्रॉस पॉइंट, ये 5 का डिविजुअल 2 से डिविजुअल 10 किलो लटका दो। बताओ दिक्कत, स्टेप 1। कोई डाउट? 2 का मल्टीपल दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 तो ये 5 का मल्टीपल, 5 और 2 का मल्टीपल मतलब 10 किलो, 10 किलो लटका दो, ताकि 2:3 में बांटना आसान हो, 2 से डिवाइड करना आसान हो। ठीक, अब देखो 2 बराबर 10 तो 3 बराबर 15 किलो, सही है। फिर देखो दोबारा ध्यान से, ये 2:3 है तो 2:3 के अकॉर्डिंग बांटा तो ये आपका कितना, 6 किलो, और यहां पर 4 kg, सही है। वेरी गुड। अब यहां फिर से ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कंसंट्रेशन। क्या यहां पर 10 किलो, ये इतना ये इतना। अब हमें ये सब जरूरत भी नहीं, तो हमने हटाओ छोड़ो, क्योंकि हमें बी इज टू ई एफ निकालना ही नहीं है। निकालना होता तो यहां का वजन भी ढूंढ रहे होते हम, नहीं निकालना, हमें ए इज टू ए एफ इज टू एफ सी निकालना है। अब देखो ये 4 किलो ये 5 किलो, तो अगर हम ए एफ इज टू एफ सी की बात करें, ए एफ इज टू एफ सी, पीछे 15 बीच में 19 को लिख सकते हो, लेकिन करो क्या, ए एफ चाहिए तो इधर का आएगा 4, और एफ सी चाहिए तो वजन उधर का आएगा 15। समझ में आ रहा है? तो इससे हमने पाया कि ए एफ इज टू एफ सी बराबर 4:15। कोई डाउट वहां तो? और ए एफ इज टू एफ सी अगर एक लाइन में पता चल गया, और पूरा ए सी 19 बराबर ये दिया गया है, तो ए एफ हम नहीं निकाल सकते थे। तो हमने तुरंत कहा कि अनुपात जब आ ही गया है तो 4/19 इंटू 760, 160 सेंटीमीटर। तो द सेम क्वेश्चन इज सॉल्व बाई मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक, कैसे अप्लाई करते हैं वो आपने देखा, कुछ और एग्जांपल्स भी बात करेंगे, लेकिन हमें इससे मतलब संयोग से रहा कि हमने रेशियो लिया और मुझे दिखा ऐसे ही, तो इसमें भी दिया तो हमने क्वेश्चन हो गया। तो एक तरीके के 2 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी भुजा ना दे के दोनों सीवीएन का अनुपात दे दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे बात करेंगे, नोट करिए जल्दी।
हो गया, समझ में आ गया सबको? अब मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, सब में लिख रहा हूँ, और आप ये तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मास पर ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है? जो ना समझ में बताइएगा। और कोई रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो, जैसे नोट करने के बजाय सॉल्व करने पे कंसंट्रेट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो करी मेरे आंसर आधा मेरे बताने से ज़्यादा जरूरी है, आप अटेम्प्ट कर लें, साथ साथ लगाते जाएं, जहाँ फंसते जाएं उसको छोड़ते जाएं। ये 3 पहले एक साथ डिस्कस होंगे, फिर उसके बाद अगले। तो इन 3 में अगर कहीं फंसे हों तो उस पर बात करेंगे पहले हम। अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नहीं बना पाए, पहले आंसर बताएं जो लोग बना लिए हैं। बताएं बेटा आप। 3:2, 3:2, 16:9। अब सब ये आपका आंसर सेम आ रहा है, सबका यही आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए या तो गलती की होगी या यही गलत होगा, कोई बात नहीं। चलो देखो आंसर। सबसे पहले हम सब जगह, क्योंकि अभी हमारे पास सीखने की बात है तो हम सारे पॉइंट से वजन प्लॉट करेंगे, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ उन्हीं जगहों पर वजन प्लॉट किया जाएगा जिनकी हमें जरूरत होगी। फिलहाल जो दिया गया एक ये और एक ये स्टिक दी गई, ये यहाँ क्रॉस करते हैं, तो वजन हम कहीं भी मान सकते हैं, किसी बिंदु पर मान सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी मान सकते हैं। लेकिन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगा कि दी गई स्टिक्स की लंबाई जहां पर प्रतिच्छेद करे वहां सबसे आसानी से माना जा सकता है। 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, माना 6 किलो। ठीक, अगर 3 बराबर ये है, 3 बराबर ये है, तो 5 बराबर 10 केजी होगा। हमने कहा बिल्कुल सही। 2 बराबर 6 केजी, तो 3 बराबर 9 केजी। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे आए 10, और यहां वाले पॉइंट पे आए 10 और 6 16 केजी। फिर इस वाले पॉइंट पे आए तो 16 और 9 25 केजी। इस वाले पॉइंट पर आए तो 9 और 6 15 केजी। सारी जगह हमने वजन लटका दिया, कोई पॉइंट बचा जहां वजन ना पहुंच पाया हो, हर जगह संक्रमित कर दिया। लेट किया था यहां से, हाथ उठाएं जिनको समझ नहीं आया। ये हमें किसी को लग रहा हमने गलत किया तो बता दो जल्दी। समझ में आ रहा है?
आपसे तरफ, हाँ इधर, ठीक है। हाँ 3 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 किलो, ठीक। 6, 12, 24 कुछ भी मानो, 2 तो 3 से भाग चला है, सबसे छोटा ही मानेंगे हम। डाउट वहां तो डाउट सही है। अब हमें पता है कि अगर 2:3:5 है तो वजन होगा 5:3, तो 3 बराबर की जगह 6 किलो है, तो 5 की जगह नहीं है। क्लियर है। अब आ जाओ, अगर हम इस वाले को देखें, एओ रेशियो, एओ इज टू ओडी, एओ इज टू ओडी, एओ एओ तो वजन ये 15, ओडी ओडी तो वजन 10, रेशियो आ गया कितना 3:2 आंसर। अब देखो बीओ इज टू ओई, बीओ ओई, बीओ मतलब 16 किलो और ओई ओई मतलब 9 किलो, 16:9। नहीं आया अभी, कंफर्म है। चलिए अगले वाले का आंसर बताइए। नहीं सॉल्व हुआ है। बताएं आप। नहीं हुआ है, अब करिए ये 3 दोनों जल्दी, लेकिन एक सॉल्व कर दिया, अब 2 करिए आप। तो ये वाला मैं हटा रहा हूँ, दूसरे वाले के आंसर अब बताएं। इतना टाइम नहीं लगता अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो। हम्म 20:7 और 8:7। वो लोग हाथ उठाए जिन्हें या तो आया नहीं, आंसर नहीं आया। ठीक। क्या किया, एक कोई लोग, कोई एक आप खड़े हो जाओ। बताएं क्या किया, स्टेप 1। हम्म हाँ यहाँ पर 5:4 और ये आपका 2:3, ये यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ हाँ, यहाँ कितने किलो वजन माना, कैसे, कैसे, चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले देखिए स्टिक बी को देखा तो हमें पता है कि अगर 5:4 है तो वजन 4:5 होगा, तो 4 का गुणज होना चाहिए। अगर 5:4 है तो 4:5 वजन होगा। ये बात पहली लाइन में स्टिक में समझाई थी कि अगर मैं ये लिख दूं कि इस स्टिक में ये अनुपात 5:4 है तो वजन जो होगा वो आपका 4:5 में लटकेगा। नहीं,
ताकि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आ जाए। ठीक, तो अब आपको जब पता है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए तो 9 कैसे मान लिया। फिर दोबारा आ जाओ, ये स्ट्रिक भी यहीं आके बता रही कि ये 2:3 तो वजन 3:2, तो 4 का गुणज ये कह रहा है, 3 का गुणज ये कह रहा है, तो 12 किलो मानना चाहिए। ये समझना है तो हाथ उठाओ। अभी आ गया कंफर्म? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तब दोबारा देखो। अब आगे देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर दिक्कत हो बताना। अगर ये आपका 2:3 है तो 3:2 में वजन होगा 3 की जगह 12 किलो, तो 2 की जगह 8 किलो। नहीं आया? इस स्टिक को देखो, बाकी सब कुछ मत देखो। 2:3 तो वजन 3:2 में होगा। 3 की जगह 12 है, 3 बराबर 12 तो 2 = 8 kg। समझ आया नहीं आया? फिर दोबारा देखो, 5:4 तो वजन होगा 4:5 में। 5:4 तो वजन होगा 4:5 में। 4 बराबर 8 किलो, तो 5 बराबर कितना? 4 बराबर 12 किलो, तो 5 बराबर 15 किलो। इतना काम कर लिया। अब जहां जहां वजन नहीं पहुंचा वहां पहुंचाते हैं और तरीकों से। देखो, ये 8 है, ये 15 है, बीच में ये 8 है, बीच में 15 है, तो ये 7 किलो रहा होगा, क्योंकि हमें पता है बीच में वजन इन दोनों का योग रहा होगा। ये 8 है, ये 15 है, तो ये 7 रहा होगा। नहीं आया? फिर यहां आ जाओ, यहां पहुंचे, ये आपका 8 है, ये 12 है, तो ये आपका 20 किलो रहा होगा। यहां पर नहीं रहा होगा, बीच में लटकाना, वहां भी लटका दो। 20 और ये 27, तो ये हो जाएगा 27 kg। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब आ जाओ, AO:OD, AO:OD, AO 20 kg रेशियो, OD 7 kg। नहीं आई बात समझ में? सिंपली देखा ये इससे 20:7, 20:7। फिर अगला वाला देखो, AE:EC, AE:EC, AE मतलब ये लंबाई तो वजन ये वाला, 8 kg रेशियो टू EC तो वजन उधर वाला, 7 kg रेशियो 8:7। अभी भी नहीं आया? कंफर्म? अगला करो। हो गया? कंफर्म है? कोई डाउट? भी और थे ना? चलो ये बताओ, AE:EC 7:18, और ये वाला 7:20, 7:18, 7:20। सबको आया? आंसर नहीं आया ये सेम, या बना नहीं पाए तो हाथ उठाओ। नहीं बना पाए, चलो खड़े हो जाओ। बताओ क्या किया आपने? ओ पर लेट किया, ठीक है, क्रॉस पॉइंट भी अच्छा रहेगा। तो ओ पे कितना वजन लेट किया? 5 4 9 3 2 5 6, 45 kg माना। वेरी गुड। 45 kg मानने की वजह थी कि 5 और 4 में बांटना होगा, 3 और 2 में बांटना होगा। बीच में वजन मानना पड़ रहा है ना, बीच में माना जाएगा तो बांटा जाएगा।
तो 2:3 में बांटा, 2:3 में जब बांटा तो ये 5 पैदा ना, तो 27, तो ये 27 kg आया, तो ये आपका आ गया 27 kg, और ये आपका 18 kg। नहीं आया भाई, हम ये कह रहे हैं बीच में 45 किलो, अगर 3:2 है तो वजन होगा, ये 3:2 तो वजन होगा 3:2, मतलब 2:3 में, तो 2:3 में वजन 45 किलो को बांटोगे तो 18 और 27 ही तो होगा। फिर देखो ये 5:4 है तो वजन होगा 4:5 में। अगर ये आपका 5:4 है तो वजन होगा 4:5 में। अब अगर वजन 4:5 में होगा तो ऐसी परिस्थिति में ये कितना होगा, 20 kg, और ये आ जाएगा 25 kg। इतनी बात सही थी आपकी। बीच में 25 या 18, तो यहाँ कितना आएगा 7 किलो। ये देखो ये 20, ये 27, ये तो 27 किलो पहले से 45 सब लटके हुए हैं, ठीक। अब AE:EC तो 7 kg रेशियो टू 25 kg, समझ में आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में एलिमिनेट किया जाए तो रेशियो आ जाए कितना, 7:25, 7:25। क्लियर है। फिर देखो यहां AE:AC, AE:AC, अच्छा हाँ गलत हो गया, सॉरी। AE:AC तो AE है 7 kg और EC के लिए 18 किलो, ठीक। तो रेशियो आ गया 7:18। बात समझ में आई। फिर देखो आगे AD:DC, AD BD, BD:DC, तो BD मतलब 7 kg आएगा, अनुपात DC तो इधर वाला वजन 20 किलो, नहीं आया 7:20, ठीक। हट जाइए। क्लियर हो गया पीछे। तो इसमें जो बचे हुए हैं फिगर बनाए, नहीं बनाए तो बनाओ फटाक से, डिस्कस अब अगली क्लास में करेंगे। तीन ही थे ना इधर, और नहीं है ना, बस से। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए इसके, ये आप करने का ट्राई करिएगा। जो आपको नहीं आए अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री इतनी अगर आपको आ गई बात खत्म, ठीक है। स्प्लिट मासेस का भी कंसेप्ट होगा तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्तर में नहीं पूछे आ सकते, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा।